नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का एक और ख़ास अंक। ये अंक इसलिए ख़ास है क्योंकि इसमें देश के जो उच्च सदन है, संसद के, राज्यसभा, उसकी शुचिता को लेकर के कुछ सवाल आज खड़े हुए। देश के संसदीय इतिहास में मुझे याद नहीं आता है, पिछले 40-45 साल का तो मुझे स्मरण है कि कभी संसद की जो बेल बेल है, जो 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 सभागृह होता है, जिस आसंदी के आसपास का जो इलाका होता है, वहाँ पर सांसदों की सुरक्षा के नाम पर सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया हो। सीआईएसएफ हमारे देश की एक बड़ी पुरानी और पेशेवर सुरक्षा संस्था है। इसका गठन मेरे ख्याल से 1969 में किया गया था और ये संगठन 1,88,000 से ज़्यादा जवान हैं, अधिकारी हैं इसमें। और ये संगठन देश के करीबन मेरे ख्याल से 359 संस्थानों की सुरक्षा का जिम्मा इसके ऊपर है। इसके पास अपनी फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड में भी इसके पास 115 फायर ब्रिगेड है, छोटी मोटी नहीं है। तो ये जो संगठन है, अभी तक देश के हवाई अड्डे हैं, परमाणु संयंत्र हैं, बिजली घर हैं, जो पुरातत्व के स्मारक हैं वो हैं, और संसद भवन है, अंतरिक्ष संस्थान है, इस तरह के जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हो सकते हैं उनकी सुरक्षा का काम करता रहा है। और सीआईएसएफ का काम बहुत भरोसेमंद है। कुछ वीआईपी सुरक्षा में भी इसको लगाया जाता है और संसद की सुरक्षा के लिए भी 2024 में इसको बाहर से लगाया गया था, जब आपको याद हो कि संसद के भीतर कुछ 2-3 युवकों ने घुस करके कुछ रंगीन धुआं जैसा फेंक दिया था ऊपर लॉबी से कूद के, और ये लगा था कि साहब कोई रासायनिक बम फम तो नहीं, तो बड़ी भगदड़ मच गई थी। उसके बाद से संसद की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया था और संसद में आने जाने वालों की जांच पड़ताल परख के भी तौर तरीके बदल दिए गए थे। लेकिन आज राज्यसभा में जिस तरीके से विपक्ष के जो नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने सदन के भीतर, जहाँ पर सांसद प्रदर्शन कर रहे होते हैं, अपने कागज, अपने और कोई भी प्रमाण लेकर के आसंदी के पास जाना चाहते हैं, वहाँ पर सीआईएसएफ के जवानों की उपस्थिति देखी और उस पर कड़ी आपत्ति की। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी की, उपनेता प्रमोद तिवारी ने भी की, और कांग्रेस के जो एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने भी की। और दुख की बात यह है कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू साहब, उन्होंने बड़ी उपेक्षा भाव से कहा कि ये तो जो व्यवस्था की गई है ये सांसदों की सुरक्षा के लिए की गई है, क्योंकि वो सदन में पहुंच जाते हैं और कोई भी अप्रिय घटना वहाँ हो सकती है। इसलिए सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। ये हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान की संसद में शायद पहली बार हुआ है। सदन में जो अप्रिय घटनाएं होती हैं, कई बार हाथापाई हो जाती है, कई बार माइक चल जाते हैं, कई बार कपड़े फट जाते हैं, तो उसको नियंत्रित करने के लिए मार्शल की व्यवस्था है हमारे यहाँ दोनों सदनों में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। लेकिन मार्शल्स के रहते हुए अब अर्धसैनिक बलों को अगर आप सभागृह के भीतर तैनात करेंगे तो फिर लोकतंत्र की और सदन की अस्मिता क्या रहेगी। संसद भवन के बाहर सुरक्षा में सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, फौज हो, कुछ भी आप जो तैनात करना चाहते हैं करें, ताकि वही सुरक्षा हो जाए। संसद पर हमला वाजपेयी जी के समय में हुआ ही था, आपको याद है, तो उस सुरक्षा से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहाँ सदन में माननीय सदस्य बैठते हैं, जहाँ पूरा एक तरह से राज्यसभा का सचिवालय बैठता है और ऊपर सामने पीठासीन अधिकारी बैठते हैं, उपसभापति बैठते हैं, वहाँ अगर सीआईएसएफ के जवान तैनात होंगे तो सदन की गरिमा आखिर मिट्टी में नहीं मिल जाएगी। सदन की कार्रवाई जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसमें बाहरी लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति ना कभी दी गई थी, ना कभी दी जानी चाहिए। लेकिन ये जो हमारी नई सरकार है, नई सरकार से मतलब है ये तीसरे टर्म की बात, माननीय मोदी जी की जो सरकार है, इसमें जो ना हो सो थोड़ा है। आपने देखा कि संसद का मानसून सत्र जब शुरू हुआ तो राज्यसभा के जो हमारे मुखिया होते हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उन्होंने बड़े रहस्य
मैं पूर्ण तरीके से अपने पद से इस्तीफा दे दिया बीमारी का कारण बता करके, और आज तक उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला है कि वो सच में बीमार थे या नहीं थे। उसके बाद आप अब ये नई घटना हो गई है कि राज्यसभा के जो वेल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मैं तो कहूँगा एक तरह से सभागृह, केंद्रीय गर्भगृह इसके लिए सही शब्द है। हालांकि गर्भगृह मंदिरों में होता है, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा भी हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। तो उसका भी जो आंतरिक क्षेत्र है जहाँ पर सांसद खड़े होकर प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं, अपने कागज पत्र पीठासीन अधिकारी को देने की कोशिश करते हैं, तो वो भी सभागृह है, बड़ा पवित्र जगह है। उस पवित्र जगह में जनता के प्रतिनिधि ही मौजूद रह सकते हैं। कोई वर्दीधारी जो हमारे सैन्य संगठन, सैनिक संगठन है, उनका आदमी वहाँ तैनात नहीं हो सकता। ये तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे कि आप पूजा गृह में किसी सुरक्षा कर्मचारी को तैनात कर दें। ये कभी नहीं हुआ। ये दरअसल एक तरह से फांसीवादी मानसिकता का प्रतीक है। अरे भाई, सांसदों से क्या खतरा हो सकता है? विपक्ष के सांसद हैं, उनका अधिकार है कि वो अपनी बात रखें, धरना करें, प्रदर्शन करें, और उन्हें रोकने के लिए मार्शल हैं। उन्हें रोकने के लिए सदन में वरिष्ठ सदस्य होते हैं, वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन सीआईएसएफ के जवानों को वहाँ लगा दिया जाए, ये कह के कि ये तो सांसदों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है, बहुत ही शर्मनाक है। और ये व्यवस्था मेरे ख्याल से कभी स्वीकार की नहीं जानी चाहिए। इससे आहट वही आती है जो 1975 में इस देश ने देखी, आपातकाल की। अब इस समय देश में घोषित आपातकाल नहीं है, निश्चित तौर पर। मैं बोल रहा हूँ, लोग लिख रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन लोग जेलों में भी ठूसे जा रहे हैं, उन पर फर्जी मुकदमे भी कायम किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ ईडी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हजारों केस, 5800 से ज़्यादा केस ईडी देश के विभिन्न जनप्रतिनिधियों, नेताओं, अधिकारियों के खिलाफ जो सरकार के साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाते, उनके खिलाफ दर्ज है। ये अलग बात है। लेकिन सदन के भीतर आज जो हुआ, जिसको लेकर के विपक्ष के नेताओं ने, खड़गे साहब ने और तिवारी जी ने पीठासीन अधिकारी को पत्र लिखा, जो महासचिव होते हैं राज्यसभा के, उनको पत्र लिखा। लेकिन इन पत्र लिखने की नौबत क्यों आई? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और ये जो संसदीय कार्य मंत्री है आज के, ये उनकी नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण है। सदन अगर ढंग से नहीं चलता है, इन ऑर्डर नहीं है, सदन में अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है, तो उसके लिए विपक्ष या सत्ता पक्ष के सदस्य जितने जिम्मेदार होते हैं, उससे ज़्यादा जिम्मेदार संसदीय कार्य मंत्री होता है। और जब राज्यसभा में सीआईएसएफ के जवानों को अंदर आपने गर्भगृह में तैनात कर दिया, तो इसके लिए तो सीधे सीधे संसदीय कार्य मंत्री जिम्मेदार हैं, देश के गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। उन्हें मना करना चाहिए था। संसदीय कार्य मंत्री मान लीजिए बचपना कर गए, उनके पास अनुभव नहीं है, तो केंद्रीय गृह मंत्री को कहना चाहिए कि ये सदन की शुचिता के खिलाफ है, ये व्यवस्था नहीं की जा सकती। लेकिन उन्होंने भी व्यवस्था कर दी। तो कहना होगा कि एक तरह से ये पूरे कुएं में भांग पड़ी है। मुझे याद आता है 1981 की बात है, लोकसभा का किस्सा है। बलराम साहब उस समय लोकसभा के अध्यक्ष होते थे। गुजरात में आंदोलन दलितों का कुछ चल रहा था। उस आंदोलन के जो लेकर के हीरालाल परमार साहब एक सदस्य थे, वो इसी तरह से गर्भगृह में जाकर के अपनी बात रखना चाहते थे। लोकदल के और भी सदस्य थे उस जमाने में, शायद कोई उनका नाम मैं याद करता हूँ, भीष्म नारायण सिंह थे संसदीय कार्य मंत्री, और जयपाल सिंह थे, कौन है, राजनाथ सोनकर साहब थे। इन लोगों में धक्का मुक्की हो गई। जयपाल सिंह गिर पड़े, परमार साहब गिर पड़े, और इसके बावजूद उस समय भी इस घटना की घोर निंदा की गई सदन में। लेकिन तब भी किसी सदस्य ने ये मांग नहीं की कि सदन के भीतर गर्भगृह में आप सुरक्षा बलों को भेज दें। तब के सभापतियों ने ये मांग नहीं की कि आप गर्भगृह में सुरक्षा बल तैनात करते हैं। बल्कि अगर ऐसी कोई कोशिश होती तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस समय के जो सभापति थे बलराम साहब, वो इसको मना कर देते। लेकिन आज चूंकि सभापति के या पीठासीन अधिकारी के पद पर
राजनीतिक लोग, उस समय भी राजनीतिक लोग बैठते थे, लेकिन उस गद्दी पर आकर के वो अराजनीतिक हो जाते थे, वो संरक्षक हो जाते थे सदन के, और वो उसी दृष्टि से, व्यापक दृष्टि से सदन को चलाते थे। लेकिन आज स्थितियां उल्टी हो गई हैं। धनखड़ साहब का जो हश्र हुआ वो सबके सामने है, और उससे डर कर मुझे लगता है कि जो भी इस समय है, चाहे हरवंश जी हो, चाहे पूरा पैनल हो अध्यक्षता के लिए बनाया गया, वो डरा हुआ है। और उसने सरकार के इस फैसले का, संसदीय कार्य मंत्री के इस निर्णय का, गृह मंत्री के इस निर्णय का विरोध नहीं किया, जबकि उसको खुलकर विरोध करना चाहिए। उसे सदन की अस्मिता की रक्षा का पहला दायित्व तो पीठासीन अधिकारी का ही है। आखिर उन्होंने एक अर्धसैनिक बल के लोगों को सदन के गर्भगृह में खड़े होने की इजाजत दी, तो दी क्यों दी? ये तो कभी हुआ नहीं देश के संसदीय इतिहास में, 80 साल के इतिहास में, और अब सब हो रहा है। मतलब सारी हदें टूट रही हैं, कोई हद बचने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा कि 21 तारीख से सदन शुरू हुआ था और आज तारीख 1 अगस्त हो गई है। एक दिन सदन में काम नहीं करा पाए संसदीय कार्य मंत्री। उनका पीआर इतना घटिया है, इतना कमजोर है कि वो सभी दलों को बीच में बिठा करके, नेताओं को बिठा करके सदन का सुचारू रूप से संचालन नहीं कर पा रहे हैं। उल्टे आज उन्होंने राज्यसभा में सीआईएसएफ के लोग भेजे हैं, कल हो सकता है लोकसभा में भेज दें। और लोकसभा में सीआईएसएफ के लोग, तो सीआईएसएफ के लोग हैं, वो तो सरकार के इशारे पे काम करेंगे। वो किसी भी सांसद के बाह मरोड़ दें, किसी भी सांसद का मुंह दबा दें, तो कोई क्या कर लेगा। ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं संसद में, हमने देखा है। मैंने 1981 की घटना का जिक्र आपके सामने किया। ये दस्तावेजी साक्ष्य है मेरे पास। उस समय की सदन की कार्रवाई के जो अखबारों में, पत्रिकाओं में रखी हुई कतरन में सुरक्षित रखी हैं। लेकिन ऐसा मैंने भी 1980 से ही, मान लीजिए, मैं तो उसके पहले का जिक्र कर रहा था, लेकिन आप 1980 से, जबकि मैं पूरे होशो हवास में सदन की कार्रवाइयों का लेखा जोखा देखता रहा हूँ, संग्रहित करता रहा हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में कभी भी किसी भी सदन में किसी अर्धशासकीय बल को सादे कपड़ों में या वर्दी में गर्भगृह तक जाने की अनुमति दी गई हो, और वो भी सिर्फ इसलिए कि सांसद आपस में लड़ न मरे, एक दूसरे को हाथापाई न कर दें। अरे भाई, होती रही है हाथापाई, माइक टूटते रहे हैं, फाइलें फिकती रही हैं, कागज फाड़े जाते रहे हैं, लेकिन इसका असर ये तो नहीं है कि आप देश के उच्च सदन को, लोकसभा तो चलिए ठीक है, निर्वाचित सदन वहाँ जनता से सीधे चुन के आते हैं, यहाँ तो बुद्धिजीवी लोगों को बैठाया जाता है, चुन चुन के नामजद किया जाता है। आप उस सदन में, उस सदन की गरिमा को तार तार कर रहे हैं सीआईएसएफ के जवानों को भेज करके। वो सीआईएसएफ के जवान जो हवाई अड्डे सुरक्षित रखते हैं, वो जो बिजली घर सुरक्षित रखते हैं, अब वो सांसदों की सुरक्षा सदन के भीतर करेंगे। अरे सदन के बाहर करें, समझ में आता है। आप गार्ड दे दीजिए, सशस्त्र गार्ड दे दीजिए सांसदों को, अपने पार्टी के लोगों को, अगर आपको विपक्ष के सांसदों से खतरा है तो। लेकिन सदन के भीतर तो ये जो कुछ हुआ है आज, ये असहनीय है और निंदनीय है और शर्मनाक है। अब आपको केंद्र सरकार को इसमें लज्जा नहीं आती है, संसदीय कार्य मंत्री को लज्जा नहीं आती है, पीठासीन अधिकारियों को लज्जा नहीं आती है, तो ये दुखद बात है। इस व्यवस्था पर पूरे देश को और समीक्षा करनी चाहिए। देखिए इस समय क्या है, देश अराजक स्थिति में है। जिस तरह से उपराष्ट्रपति चले गए पता नहीं चला, जिस तरह से ट्रंप साहब पिछले 2 महीने से भारत सरकार की और भारत के नेताओं की भद्द पीट रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। पहले ऑपरेशन सिंदूर, फिर सीज फायर, फिर लड़ाकू विमानों का गिरना, और अब जो स्पेशल डील होनी थी उसमें 25% का आपके ऊपर टैरिफ लगा देना, टैरिफ के ऊपर जुर्माना लगा देना। कोई इन मुद्दों पर बोल नहीं रहा है, इन मुद्दों पर सदन में बहस नहीं हो रही है। और बल्कि बहस करने की कोशिश करो तो सीआईएसएफ के जवान आपके चारों तरफ खड़े कर दें, तो आधा तो बेचारा जो बोलने वाला वैसे डर जाए, असहज हो जाए, डरे ना तो असहज हो जाए कि ये बाहर के लोग उसके दाएं बाएं क्यों खड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये जो आज की घटना है, निश्चित तौर पर लोकतंत्र का गला घोटने वाली घटना है। और ये तब है जबकि राज्यसभा में हमारे पास उपराष्ट्रपति नहीं है। और आप मज़े की बात देखिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी जो खाली
पद पड़ा है धनखड़ साहब के इस्तीफे को लेकर के। सरकार बड़ी जल्दी में है। सरकार ने चुनाव आयोग को कह दिया पहले ही, जिस दिन धनखड़ साहब का इस्तीफा स्वीकृत किया गया कि भैया तैयारी करो, जल्दी करो। उसके सामने, हालांकि बिहार विधानसभा ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए वहाँ का चुनाव, उसके सामने ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए जो डील अमेरिका के साथ होनी है नहीं होनी है, ये प्रायोरिटी में होना चाहिए। लेकिन प्रायोरिटी में क्या है, उपराष्ट्रपति का चुनाव, वहाँ पर दूसरा धनखड़ वहाँ ला के बिठाना है, ताकि सदन में जिस तरह से सरकार चाहती है, चाहे वो CISF के बल पे चलाए, चाहे BSF के बल पे चलाए, सदन को उसके आदमी होंगे तो उस ढंग से चलेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने तक पद आप रिक्त रख सकते हैं। अगर 21 जुलाई से आप मान भी लेंगे ये पद रिक्त हो गया धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपके पास वक्त था कि आप पूरा विधानसभा चुनाव निपटा लेते, आप पूरा संसद का मानसून सत्र निपटा लेते और उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते। लेकिन सरकार इस समय डरी हुई सरकार है, बाहर भी डरी हुई है, भीतर भी डरी हुई है। बाहर भी उसे सुरक्षा बल चाहिए, भीतर भी सुरक्षा बल चाहिए। उसे मणिपुर को सुरक्षा बल देने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन राज्यसभा के अंदर CISF को भेजने में एक पल नहीं लगाया सरकार ने। ये निश्चित तौर पर हैरान करने वाली घटना है। और जो इतिहास के छात्र हैं, जो राजनीति के छात्र हैं, उन्हें अपनी डायरी में ये घटनाक्रम दर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि इसका जिक्र बार बार होगा। जब भी सदन की अस्मिता को गिराने की कोशिश होगी, तब आज की घटना का जिक्र होगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो दिन भी आया था जब राज्यसभा के भीतर CISF के जवान गर्भगृह में खड़े थे। अरे भाई, वो दीवालों से भी सटे खड़े होते तो समझ में आता, गर्भगृह में खड़े थे और उसको रेखांकित किया विपक्ष के नेताओं ने। सत्ता पक्ष के नेताओं को वो भी नहीं दिखे, या दिखे होंगे तो उन्होंने देखा नहीं, क्योंकि सरकार ने भेजे। तो सरकार के खिलाफ तो अब कोई न तो आंख उठा सकता है, न मुंह खोल सकता है, नहीं तो उसको धनखड़ बना दिया जाएगा। तो धनखड़ बनने से पूरा सत्ता पक्ष डरा हुआ है और विपक्ष को डराने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो डर का खेल है, इससे देश को उबारने की ज़रूरत है। ये कैसे उभरेगा, ये हमारे जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। हमारा मीडिया तो इस समय जो स्थिति है उसको बार बार कहना नहीं चाहता कि वो मोदी मीडिया है कि गोदी मीडिया है कि धोदी मीडिया है, भगवान जाने, लेकिन हालत ख़राब है। लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं, चौथा स्तंभ तो मीडिया ही होता है, 3 स्तंभ जो हैं वो भी अपनी विश्वसनीयता को लगातार खो रहे हैं। उनकी जो गति हो रही है, मैंने ED के बारे में सुबह के एपिसोड में आपको बताया ही था कि ED का जितना दुरुपयोग पिछले 11 साल में हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। 5,800 से ज़्यादा मामले दर्ज होते हैं, 300 मामले उनमें से मुश्किल से चालान पेश होता है, और उसमें 300 में से भी मात्र 29 मामलों में सजाएं हो पाती हैं। यानी आपके तमाम जो मामले हैं फैब्रिकेटेड हैं, मनगढ़ंत हैं, लोगों को परेशान करने के लिए दर्ज किए गए हैं। तो इधर ED परेशान कर रही है और उधर संसद में सदस्यों को CISF की मौजूदगी परेशान कर रही है। आने वाले कल में क्या होगा इसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। देखते रहिए चक्षुदर्शी, और लाइक करने लायक हो तो लाइक कीजिए, शेयर करने लायक हो तो शेयर कीजिए, और आपको लगता है कि आप इससे जुड़े रहें इस परिवार से तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। देखते रहिए चक्षुदर्शी।